नमस्कार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट बीपीएससी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तीसरा हो चुका है, चौथा ला रहे हैं। तीन तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब चौथा प्रैक्टिस सेट आज करवा रहे हैं। 50 क्वेश्चन का ही टारगेट रखिएगा, एक दिन में 50 क्वेश्चन करिएगा। 100 क्वेश्चन आएगा करंट में, लेकिन करंट का जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। 100 क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट रहेंगे, तो उसमें आपको ये देखना है 50 हो रहा है। पर डे आपको 50 क्वेश्चन करना है, टारगेट 35 से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा लेखानुदान, अब लेखानुदान का मतलब होता है समय से पहले पैसे ले लेना। लेखानुदान का मतलब क्या है? समय से पहले पैसे ले लेना, अर्थात सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व से उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान के नहीं, निश्चित अवधि के लिए संचित नहीं थे। क्योंकि लेखानुदान जो लेता है वो लोकसभा का सदस्य लेता है, ये और किसी को पावर नहीं है लेखानुदान लेने का। जो सांसद होगा सिर्फ वही लेखानुदान ले सकता है। तो निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान होता है। जैसे आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, रेलवे पुल पुलिया जो भी बनवाना चाहते हैं, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं, तो सांसद निधि से जो संचित निधि है वो अगर खत्म हो गई है तो आप उसके लिए लेखानुदान का आर्डर दे सकते हैं। तो लेखानुदान में आपको समय से पहले कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उसको हम लेखानुदान कहते हैं। ठीक है, 55 नंबर के क्वेश्चन में ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत तो ग्राम सभा को क्या अधिकार दिया है? ग्रामीण बाजारों को प्रबंधन करना, बहुत बढ़िया। शराब के उत्पादन अथवा निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार है, बिल्कुल। कम से कम बिके, इस नियंत्रित रहेगा। स्थानीय विवादों का समाधान, बिल्कुल स्थानीय विवाद भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 आंसर कहाँ आ जाएगा? बी नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए 56 नंबर है, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। इसमें बताना है आपको कौन सा सत्य है। तो भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। पहला तो सही हो गया, फिर बाकी जब पहला सही है, सत्य पूछा, तो बाकी सब गलत होंगे ही। देख लेते हैं। फिलहाल सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सीधे परामर्श नहीं, सीधे परामर्श नहीं दे सकता है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सीधे परामर्श दे सकता है, गलत है, सीधे परामर्श नहीं दे सकता है। विधिक मामले में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, नहीं, प्रधानमंत्री को परामर्श तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो अगर देना भी चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है, नहीं, गलत है। सिर्फ इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानना है कि अंतरराज्यीय परिषद होता क्या है। अंतरराज्यीय परिषद जो है, इसका जो मुख्य हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। जो होता है कौन है? प्रधानमंत्री। ये एक वित्तीय संस्था है अंतरराज्यीय परिषद, जो राष्ट्रपति की देखरेख में काम करता है, लेकिन इसका परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका जो अंतरराज्यीय परिषद है, कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो अंतरराज्यीय परिषद का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए आप 58 नंबर का क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कारण, अब देखिए किसी भारतीय की बात कर दिया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो है देखिए, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्य परिषद के साथ, तो ये पहला है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्योंकि भारतीय पहली बार जो है 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जुड़े थे, और वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको इसका सदस्य बनाया गया था? तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। सिन्हा जी जो है पहले जो विधि विभाग में सदस्य बनाए गए थे। सिन्हा जी पहले जो है विधि विभाग में सदस्य बनाए गए थे। किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम में। किस क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए इसको, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब है 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसद की जो दोनों दोनों सदन है उसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार किसको है? वो देश के राष्ट्रपति को है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किस देश के संविधान से? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान के, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। आइए देखते हैं अब 60 नंबर का क्वेश्चन।
60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जो जिला योजना बनाते हैं उसके लिए कौन सा सत्य है, तो इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा पर, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिका के हितों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजना, क्योंकि जिला परिषद है तो जिले का ही कार्य करेगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन डी, उपयुक्त में से अधिक। अब तरलता की दृष्टि मुद्रा का क्रम, अब मुद्रा का क्रम हमेशा याद रखिए, मुद्रा का क्रम जो होता है तरलता की दृष्टि M1 M2 M3 और M4 होता है। ये तरलता की दृष्टि से ये इसका आंसर होता है। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का जो क्रम होता है M1 M2 M3 M4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, फिलिप्स वक्र किसके मध्य एक संबंध दर्शाती है। जो फिलिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच, फिलिप्स वक्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो क्लास 9th के ये NCERT में है फिलिप्स वक्र, क्लास 9 के NCERT में, NCERT इकोनॉमिक्स का बुक में ये दिया हुआ है, NCERT में फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर के बीच में। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है। कोई भी बजट जब पारित होता है तो उसके चरण का सही क्रम क्या है। जो भी बजट पारित करते हैं सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि जब सबसे पहले जो संसद सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उसके लिए क्या करते हैं, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है। क्या होता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। पहला काम क्या है, बजट की प्रस्तुति। दूसरा का जब बजट प्रस्तुत होता है तो उस पर चर्चा होती है। जब बजट प्रस्तुत होगी तो उस पर क्या होगी, चर्चा होगी। फिर उसके जब चर्चा हो जाएगी तो उस पर ये होगा कितना खर्च करना है, तो अनुदान होगा। अनुदान का मतलब होता है खर्च, अनुदान मांगों पर मतदान, कितना इसमें खर्च होना है, ठीक है। तो ये तो 1 2 3 सीधा आंसर है, इसका आंसर आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, ठीक है। जनगणना 2000 के बिहार में बाल लिंगानुपात, बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो अभी तो चूंकि जनगणना 2011 है उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, तो बिहार लिंगानुपात है 935। बिहार का लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात 935। चलिए ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन बनाना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। भारत के किस राज्य में, पिन पॉइंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। इसका आंसर ये है ना आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां 972 लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 972, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बिहार का पूछा है तो बिहार के लिए आप 935 आंसर दे देंगे। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की सूची का विषय है। आर्थिक जो मामलों का मंत्रालय है, इकोनॉमिक प्लानिंग, इसका जो सब्जेक्ट है ये आपके आते हैं कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची में। तो आर्थिक नियोजन जो है, इकोनॉमिक सूची जो होती है उसका, वो समवर्ती सूची का एक हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है, समवर्ती सूची का। 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की अब स्फीति क्या है। अब स्फीति मतलब होता है कि जितना माल आ रहा है उसके उसके एवरेज में माल की खपत नहीं हो रही है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा उनकी मांग कम हो गई है। उनकी मांग क्या, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि जितना माल आ रहा है, जब अर्थवस्तुओं तथा सेवाओं की जितनी आपूर्ति हो रही है उसकी अपेक्षा मांग कम हो गई है। अब आपने जो है आलू मार्केट में उतार दिया 50 कुंटल और मांग है सिर्फ 30 कुंटल की। समझिए बात को, आलू उतार दिया आपने मार्केट में 50 कुंटल और मांग है सिर्फ 30 कुंटल की, तो ये क्या हो जाएगा, अब स्फीति। अब स्फीति मतलब कमी एक तरीके से। तो सीधी सी बात है कि जब आपको मार्केट में जरूरत है आलू 50 कुंटल की और लोग ले जा रहे हैं सिर्फ 30 कुंटल का, तो 20 कुंटल तो आलू बच रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें अब मुद्रा में क्या होगी, अब स्फीति हो गया है। अर्थात जितना सप्लाई चाहिए उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। तो अब स्फीति का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाए। बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य बताइए आप, कमेंट कर दीजिए कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका होता था सतत विकास। तो सतत विकास किसमें है, तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ऑप्शन नंबर बी, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि लकड़वाला समिति किससे संबंधित है। देखिए लकड़वाला समिति पहली बार तो आया कब था, तो 1992 में। लकड़वाला समिति कब आई थी, 1992 में। लकड़वाला समिति कब आई थी, 1992 में।
ये गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के आकलन से। लकड़वाला समिति ने ही सबसे पहले बताया था कि जो शहरी लोग हैं और जो ग्रामीण लोग हैं, शहरी जो लोग हैं और जो ग्रामीण लोग हैं, तो शहरी लोगों को 2100 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। कितनी? 2100। ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी। इसको नोट कर लीजिए, ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी दिया गया था और शहरी लोगों को 2100 कैलोरी। ये सबसे पहले लकड़वाला समिति ने दिया था। ठीक है। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो यह पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीधा बॉर्डर वाले एरिया है। सबसे पहले ऊपर पूर्वी चंपारण है इधर साइड, फिर सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, फिर सुपौल, उधर पूर्णिया भी है, लेकिन वो ऑप्शन में चूंकि नहीं दिया है। आपको चार जिले दिए गए हैं, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। ये पूरे जो है नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? अब देखिए, 1912 बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब देखिए, पूछा 1912 में बिहार के अलग, बिहार बंगाल से जब अलग हुआ था तो उसमें कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इसके गवर्नर बने थे। लेकिन यहाँ पे लेकिन है, लेकिन ये छिपा हुआ है कि अगर 1947 में, 1947 आजादी के बाद, क्वेश्चन को समझिए, आजादी के बाद बिहार के पहले गवर्नर कौन बने थे या पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। कौन हो जाएगा? जयराम दास दौलत राम। 71 नंबर देखिए, प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए विक्रमशिला ये कहाँ पे है? चलिए बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह है भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में है। तो ये धर्मपाल ने बनवाया था। प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ये पेन टपक रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। पेन गिरने का मतलब क्या होता है? कि क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना दिख रही है। पेन छूट गया था हाथ से। तो पाल वंश के स्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो किया था आपके धर्मपाल ने। ठीक है, ये समझ लीजिए। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। इसको नोट कर लीजिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के थे सिद्धू कानू, चांद भैरव। सिद्धू कानू और चांद भैरव। तो ऑप्शन में सिद्धू कानू है, सिद्धू कानू, चांद और भैरव ये थे। तो संथाल विद्रोह बिहार झारखंड को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? सिद्धू कानू, चांद और भैरव। ठीक है। अब आइए 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है कि संथाल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह था वो कब से कब तक हुआ? तो 1855 से स्टार्टिंग हुई थी। 1855 से संथाल विद्रोह की स्टार्टिंग हुई थी। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। तो यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे। बिल्कुल से कथनों पर विचार करिए। पूछा बिहार नेताओं पर उनके कथन विचार दिए गए। कौन सा कथन गलत पूछा है? कौन सा गलत है? ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कौन सा गलत है। तो यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे। बहुत बढ़िया, यदुनंदन शर्मा थे। और यदुनंदन शर्मा कहाँ पे किसान के लिए लड़ाई लड़ी थी? गया में। यदुनंदन शर्मा ने कहाँ पे लड़ी थी? गया में। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे और गया के किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। यमुना काजी किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? नहीं, यमुना काजी का किसान आंदोलन से संबंध था। गलत हो गया। दूसरा नंबर देखिए, तत्काल गलत हो गया। दूसरा नंबर गलत हो गया। यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। यमुना काजी का ये थे दरभंगा के। यमुना जो काजी थे ये दरभंगा किसानों के लिए। दरभंगा बिहार में है। बिहार में, जहाँ प्रेजेंट टाइम पे हमारी पोस्टिंग भी है। हम इस समय प्रेजेंट टाइम पे दरभंगा बिहार में ही पोस्टेड हैं। इसलिए जो है इसको समझने की बात है। गवर्नमेंट कर्मचारी हम भी हैं, हम भी सिलेक्टेड हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दरभंगा बिहार में। यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। तो यमुना काजी जो थे ये दरभंगा बिहार से ही थे, पर इनका संबंध था। राहुल सांकृत्यायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने दिया था। कार्यानंद शर्मा बिहार किसान सभा जुड़े थे। बिल्कुल जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गलत कौन सा है? तो यमुना काजी किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, इनका संबंध था। और इनका संबंध जो है बिहार के दरभंगा से था। दरभंगा किसानों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो केवल दो गलत है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों के बारे में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथन निम्नलिखित में से किसने
बिहार सोशलिस्ट पार्टी सचिव के रूप में कार्य किया है? अच्छा बताइए, सचिव के रूप में किसने कार्य किया बताइए? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1922, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1922, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1922, इसके जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे उसके अध्यक्ष? कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। लिख लीजिए इसको, देखो इसको नोट कर लो बेटा, नोट किए रहोगे तो आगे के लिए दिक्कत नहीं होगा। फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आप ही हैं, समझ लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं कि क्वेश्चन को तो इसको समझ लीजिए आप। निम्नलिखित में किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? तो आचार्य नरेंद्र देव, और जब इसके पहले अध्यक्ष थे, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब देखिए, बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र का मतलब होता है आप झारखंड। और अगर जो व्यक्ति भी झारखंड गए होंगे, झारखंड देखे होंगे, झारखंड के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ की मिट्टी लाल और पीली है। तो इसका मतलब बिहार के दक्षिण में झारखंड का हिस्सा है, और झारखंड का हिस्सा है गया के नीचे वाला, तो इसका मतलब है कि लाल और पीली मिट्टी है वहाँ की। तो कैसी हो जाएगी? लाल और पीली मिट्टी, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 76 नंबर देखिए, अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अनुपम झील कहाँ है? यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर जिले में है। अनुपम झील कहाँ है? बिहार के कैमूर पठार में है। ठीक है, कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान जो नहीं, सोन नदी का वहां से कोई लेना देना नहीं है। अनुपम झील का सोन नदी से कोई लेना देना नहीं। सोन नदी तो पटना के बगल से निकलती है, तो वहां तो कोई लेना ही देना उसका नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म, बिल्कुल इको टूरिज्म तो हर चीज होता है, जो भी थोड़ा बहुत झील होगा वो इको टूरिज्म का हिस्सा होगा ही होगा, उसमें इसका कोई बहुत बड़ा नहीं। तो 1 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3, अर्थात कौन सा? ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए, ये वाला। ठीक है, ऊपर दिए कौन सा रहेगा? तो 1 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 77, बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बिहार में अभ्रक के बारे में, अभ्रक के बारे में क्या जानकारी देनी है वो देखिए, क्योंकि पहले तो अभ्रक बहुत था बिहार में, पर बिहार से झारखंड अलग हो गया तो मामला सीधा क्वेश्चन का चेंज हो गया है स्वरूप। तो अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभ्रक के प्रमुख भंडार कहाँ पाए गए? नवादा जिले में पाए गए। अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है। नहीं, उत्तरी में कैसे पाया जाएगा? जब 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 क्वेश्चन में कह दिया है कि बिहार में अभ्रक, तो अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर झारखंड वाले निचले हिस्से में, तो उत्तरी हिस्से से कोई लेना ही देना नहीं है। फिर तो चूंकि झारखंड का है दक्षिणी हिस्से में, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड नंबर, बिहार की अभ्रक मिट्टी झारखंड तक फैली, बिल्कुल झारखंड तक फैली है। अगर यही कह जाता अभ्रक मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के मैदान में पाया जाता है, तब ये क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन चूंकि कह रहा है उत्तरी बिहार के मैदान में पाया जाता है, अर्थात इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों का निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? तो वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के पहाड़ के मैदानों में पाए जाते हैं। उनमें मौसमी पत्तियां झड़ती हैं, बिल्कुल झड़ती हैं। वे रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। नहीं, रॉन्ग। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में, शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। नहीं, बाढ़ के मैदानों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ये सेकंड नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? 78 नंबर का क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन समझ में आया है? देखिए कहता क्या है, बिहार में शुष्क पर्णपाती, अच्छा ये बताइए पर्णपाती वन कहाँ होंगे? जहाँ पे सूखा होगा, जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं गिरेगा। तो ये बताइए, जब वो लिखा है मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान, तो बाढ़ के क्षेत्र जहाँ होंगे वहां तो एरिया हरा भरा होगा। तो सीधी सी बात है, जब पर्णपाती की बात करें तो हरे भरे वाले में क्यों पाया जाएगा? तो यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं, बाढ़ के मैदानों में क्यों पाए जाएंगे? जब बाढ़ के मैदानों में पाए जाएंगे जहाँ पानी गिरेगा, वहां पर्णपाती वन तो रह ही नहीं पाएगा, वहां तो फिर हमेशा हरा भरा रहेगा। पर्णपाती मतलब होता है जो पत्ते गिरा दें, तो इसका मतलब कि नीचे हिस्से में अर्थात झारखंड एरिया में, सूखे एरिया में रहेंगे। इसके कारण ये बी वाला आंसर होगा। इसका कंसेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, 79, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1913 में। कब हुई थी? बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक 1913। बंगाल से बिहार अलग, अच्छा बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। ठीक है, 1919 में। तो पूछा है सही क्रम चुने, तो सबसे पहले आएगा 12, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर, फिर उसका 13, तो 2 के बाद 1, फिर उसका 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2, 1, 3 ऑप्शन
ए हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। बिहार विधान परिषद पहली बैठक 1913 में हुई थी। अब बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1919 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही अच्छा टॉप क्लास का क्वेश्चन है। बिहार में किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? बताइए। सबसे अधिक तो आपको पता है कहाँ का है, लेकिन सबसे कम कहाँ का है, इसका आंसर बताइए कि बिहार में किस जिले की जनसंख्या का सबसे कम है? तो कैमूर भभुआ का है। कहाँ का है? कैमूर भभुआ का। कैमूर भभुआ का। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? वैसे तो देखिए, इसका क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि ए और बी दोनों होना चाहिए। ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी मुख्य रूप से, तो अगर देखिए बात अगर मुख्य रूप से कह रहा है तो मुख्य रूप से एयरटेल से हुआ है। पहले समझौता एयरटेल से हुआ है, उसके बाद फिर समझौता जो है जियो से भी हुआ है। तो इसका मुख्य रूप से आंसर अगर कहेगा तब तो एयरटेल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर बी ही हो जाएगा, एयरटेल। बाकी समझौता दोनों के साथ हुआ है। बाकी समझौता किसके साथ हुआ है? दोनों के साथ हुआ है। ठीक है, एयरटेल, इसका आंसर एयरटेल हो जाएगा। 82 नंबर देखिए, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नामीबिया की पहली राष्ट्रपति महिला जो बनी है नामीबिया की, नामीबिया ही एक अफ्रीकी देश है। नामीबिया कौन सा देश है? अफ्रीकी देश है। यहाँ पे एक महिला राष्ट्रपति अभी बनी है, नेटुम्बो नंदी नैदेतवाह। नेटुम्बो नंदी नैदेतवाह बनी है। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल, आपको पता है ये तो हेरात फेस्टिवल किसके लिए है? हर हर महादेव भगवान शिव के लिए। किसके लिए? हर हर महादेव भगवान शिव के लिए है। भगवान शिव आपके जीवन में खुशियां लाएं और आप जल्द ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बने, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और कोशिश करते रहिए। हम तो आपसे यही अनुमोदन करेंगे कि आप हमारे बैच में जुड़े रहें और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप आपके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आपके मोटिवेशन से आप अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ और अच्छा कंटेंट लाने की आपके बीच में कोशिश करेंगे। ठीक है, कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल ये महाशिवरात्रि से संबंधित है। हाल ही में प्रसिद्ध उड़िया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनको उनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो 1992 में। किस कृति के लिए? तो उनकी श्री राधा के लिए। किसके लिए? उनकी कृति का नाम था श्री राधा, उसके लिए 1992 में उनको जो है सरस्वती सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था, है ना। इसको आपको समझना है। आइए अगला देखते हैं। 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है इक्वाडोर ने। किसने किया है? इक्वाडोर ने। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति सैन्य संघर्षों के 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो वो इक्वाडोर ने की है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 ये बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 बेंगलुरु में किया गया। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो जय हिंद योजना शुरू एसटी समुदाय के लिए। तो एसटी समुदाय का अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे हो जाएगा। अप्रैल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने जय हिंद योजना, तो जय हिंद किसके लिए है? एसटी समुदाय अर्थात जनजाति के लिए है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। 88 नंबर, वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र में कौन सा है? अब आपको ये पता होगा कि सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। 22% की इसकी पूरा ग्रोथ रेट है, 22%। तो सबसे अधिक कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। ठीक है, बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया? अब देखिए, सबसे अधिक जो खर्च होता है वो राज्यों को देने में पैसा, क्योंकि केंद्र सरकार क्या करती है? जो आपसे जीएसटी लेती है, जो आपसे जीएसटी जाता है वो किसको देती है? राज्यों को देती है। किसको देती है? राज्यों को। तो सबसे अधिक जो जाता है वो कि राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा। ठीक है, राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा जाता है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर ब्याज भुगतान है। अगर कभी पूछे, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान हो जाएगा। लेकिन चूंकि राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा ज्यादा है तो इसके लिए आंसर आपका, इसका आंसर यहाँ पे इसका आंसर सी ही होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि अनुसार सरकार द्वारा किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया? तो राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा। उसके बाद फिर ब्याज भुगतान है। उसके बाद फिर क्या है? ब्याज भुगतान है। 90 नंबर के क्वेश्चन देखना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024-25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो आर्थिक वृद्धि दर का 3.2% से 3.33%।
ठीक है, 3.2% से 3.33% है। निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? मदर मैरी कम्स टू मी का अरुंधति राय ने किया। किसने? अरुंधति राय को। और आपको पता है कि ये भारत की पहली महिला है जिनको जो है मिला है पुरस्कार अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में पहला बुकर पुरस्कार। भारत का पहला बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए सन 1997 में पहला पुरस्कार मिला था। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, आपको ये समझना है कि निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? तो ये देश की पहली योग नीति किसने शुरू की है? उत्तराखंड ने। देश की पहली योग नीति किसने शुरू की है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी। किसने शुरू किया है? देश की पहली योग नीति उत्तराखंड ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। आइए, एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? अब 43 से घटकर ये 28 हो गई। 43 से घटकर कितनी हो गई? 28 हो गई। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न से किस राज्य में? अब सीधी सी बात है कि महिला रोजगार बिहार में ही शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री महिला बिहार रोजगार योजना। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं को यहाँ 50%, पूरे भारत में इकलौता राज्य है बिहार जहाँ सबसे अधिक महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे जहाँ हम हैं प्रभारी हैं विद्यालय में, तो वहाँ पे भी 20 स्टाफ है। 20 स्टाफ में से 13 तो महिलाएं हैं, ठीक है, 5 ही पुरुष हैं। तो पूरे भारत में सबसे अधिक जो कर्मचारी हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा महिलाओं की नियुक्ति बिहार में ही हुई है पूरे भारत में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में शुरू की गई बिहार से। बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया? तो कंप्यूटर शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक। कितने से? कक्षा 6 से 8 तक। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो बिहार में लिंगानुपात कितना है? हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है बताइए? तो बिहार में लिंगानुपात 891 है। कितना है? 891। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 891 है। ठीक है, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो ये किया है पटना में। कहाँ पे किया है? पटना में, अशोक पथ पे। पटना के अशोक पथ पे ये जो है किया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन कब तक किया गया है? तो 2028 तक किया गया। कब तक किया गया है? 2028 तक किया गया जल जीवन हरियाली मिशन को। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वर्ष 2025 का 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखिए, पहले समझिए कि जो भी प्रैक्टिस पेपर है इसको 50-50 पेपर आपको 50 क्वेश्चन का है। हमने इसको 50 क्वेश्चन बना रखा है। इसको आपके सारे मॉडल पेपर आपको पर डे करने हैं। एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर आपको पर डे देखने हैं, पर डे करने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक काम ये करिएगा कि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा प्लीज़। ठीक है, तो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन 2028 हो गया। वर्ष 2025 का 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है जो है मोहनलाल को। किसको प्रदान किया? साउथ के एक्टर हैं। साउथ के क्या, मूलतः ये केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल के। ये एक्टर कहाँ के हैं? केरल के, मोहनलाल जी। तो इनको 55 दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट मोहनलाल जी को दिया गया है। देश का पहला चीता सफारी इन्होंने किस उद्यान में शुरू किया गया? तो ये तो आपको पता है कि कहाँ, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसको लिख लीजिए, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे चीता लाया गया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका और, नोट कर लीजिए, 2 जगह से लाया गया, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। दोनों अफ्रीकन कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी जो प्लेलिस्ट है उससे आप पूरे मॉडल पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता होगी
तो उस पे जो है हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसमें अब हम मैप भी ऐड करेंगे और उसके बाद जो है आपको मैप के थ्रू भी काम होगा। पहले आप इसको देख लीजिए तो फिर हम बाकी चीज़ों को समझाते चलेंगे आगे। थैंक यू, धन्यवाद।